जम्मू कश्मीर में परिवारवाद की राजनीति पर घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला का पलटवार सीएम परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक ये कहा गया है। एलओपी सुनील शर्मा की तरफ से सबको पता है कि एनसी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। ये बड़ा आरोप उन पर लगा। एनसी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। एलओपी सुनील शर्मा की तरफ से ये कहा गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने वंशवादी राजनीति पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार किया है। जम्मू में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को भाजपा पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परिवारवाद और वंशवादी राजनीति के असली प्रतीक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हर कोई जानता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सत्य शर्मा के कार्यकाल के बाद बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान को लेकर भी उन पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास सभी वादे पूरे करने के लिए 4 साल बचे हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला असफल हैं और उन्होंने बड़े घोटाले में शामिल होने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से उमर के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे में अंदर कुछ भी ठीक नहीं है और ये सरकार अपने आप गिर सकती है। अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। पहले इस बात पर तो मैं खुश हूं, कम से कम उन्होंने मान लिया कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। उनने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है। लेकिन अब जब कंपैरिजन या डिफरेंस की बात करते हैं, उस पे मैं जवाब दूंगा। ये तो है वो परिवारवाद का प्रोडक्ट है और तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी वो लॉन्च कर रहे हैं। परिवारवाद होता क्या है? जैसे मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। क्या कोई मीडिया वाला या आम सामान्य व्यक्ति हमें ये बोल सकता है कि हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा? पार्टी जिनसे चलती है नहीं बोल सकता है ना। उमर अब्दुल्ला का आप किसी को भी पूछें उसकी पार्टी का अध्यक्ष अगला कौन होगा, सीधे कहेगा उसी परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, उसका बेटा, उसकी बेटी, यही होगा ना। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? अब्दुल्ला फैमिली से। तो उसे परिवारवाद कहते हैं। जहां से ये पार्टी संचालित होती है, जहां से ये पार्टी हैंडल होती है, जहां से ये पार्टी ऑपरेट होती है, वो एक परिवारवाद से होती है। बाकी 150 करोड़ की आबादी में कहीं पे जनप्रतिनिधि के नाते कोई चुन के आए, वो अलग चीज है। वो किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी की बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, वो अलग चीज है। उसे परिवारवाद नहीं कहते। परिवारवाद एक परिवार से निकली जन्मी पार्टी जो वहां से बाहर जाती नहीं है। हमारे यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा जी से पहले अमित शाह जी थे, उनसे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उनसे पहले गडकरी जी से थे, उनसे पहले फिर राजनाथ सिंह जी थे, उनसे पहले आडवाणी जी थे। पता है किसी को कौन कहां से आ रहा है? उसे परिवारवाद कहते हैं। लेकिन अगर वो परिवारवाद का प्रोडक्ट अपने आप को मानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट कोई आम जनमानस में बनाए, जो उनका कट्टर अच्छा पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता हो, बनाए पार्टी प्रेसिडेंट। फिर हम कहेंगे कि पार्टी उस परिवार से बाहर आई जिस परिवार से ये संचालित हो रही है। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं, अभी सत्य शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, कल कोई और हो सकता है। यहाँ पे बेटा बेटी तो नहीं करते हैं जो पार्टी को चलाए। इसलिए परिवारवाद की परिभाषा को, परिवारवाद की डेफिनेशन को पहले समझना होगा, और जब वो कंपेयर करे तो कंपेयर पार्टी का करे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वो ऑपरेट कहां से हो रही है, वो हैंडल कहां से हो रही है। इतने लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है, इनसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ऐसा नहीं कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई एक्सपीरियंस या मेरिटोरियस है। इनके पास एक मेरिट है, ये अब्दुल्ला खानदान के शहजादे। इसके अतिरिक्त समीर भट्ट जम्मू से हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। समीर, आपने बात की राजनीतिक मायने क्या है इस बयान के? उन्होंने तो परिभाषा समझा दी परिवारवाद की।
देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें परिवारवाद का जो इशू है, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला एक तीर से दो निशान पहले लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज सुनील शर्मा ने उनको काउंटर किया और अपनी जो बात है वो सामने रखी। उमर अब्दुल्ला से जब मैंने पूछा था नगरोटा और बड़गाम के इलेक्शंस के बारे में, जब दरबार मुंह खुला था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए इन्होंने परिवारवाद को जब उनके घर में परिवारवाद होता है या अपने बच्चों को ये एडजस्ट देते हैं, टिकट देते हैं, उनका इशारा था देवेंद्र सिंह राणा पे। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा पुराने उनके दोस्त रहे हैं, लेकिन फिर वो जब बीजेपी में चले गए थे तो दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत बढ़ गई थी। और फिर उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा का देहांत हुआ और उनकी बेटी को अब टिकट मिली है, तो कहीं ना कहीं वो कटाक्ष कर रहे थे बीजेपी पर कि आप अपनी पार्टी में जो परिवारवाद है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज सुनील शर्मा ने काउंटर अटैक किया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे और कहा कि देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सत शर्मा के बाद कौन बनेगा, जेपी नड्डा के बाद बनेगा बीजेपी में, किसी को पता नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला फैमिली से ही कोई प्रेसिडेंट बनता है, पीडीपी से जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है मुफ्ती परिवार से ही कोई ना कोई नेता जो है बनता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फैमिलीवाद पे जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में लिया, चीफ मिनिस्टर की जो बात है उसको काउंटर किया। और अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है कई सालों से राजनीतिक दिशा में, राजनीतिक सोच में और अपनी जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स में इस फैमिली रूल के खिलाफ भी वो बात करती है। अगर आपको याद होगा जब कैंपेनिंग यहाँ पे चल रही थी, चाहे वो पार्लियामेंट की होती है या असेंबली की होती है, तो बीजेपी के जो नेता है वो फैमिली रूल, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर ज्यादा कटाक्ष करते हैं और उसमें वो अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली को ज्यादा टारगेट करते हैं और सेंटर में राहुल गांधी फैमिली को भी टारगेट करते हैं। तो उनका ये मैनिफेस्टो में भी रहता है और स्लोगन्स में भी रहता है कि हमने परिवारवाद को खत्म करना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं, जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस चीज को छेड़ा, इस इशू को छेड़ा दरबार मुंह जब खुला था यहाँ पे, तो उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं इस परिवारवाद के इशू पर और कहीं ना कहीं एक दूसरे को तो कटाक्ष कर रहे हैं। बाकी इश्यूज पर भी उन्होंने बात कर रहे थे, उस वक्त उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माना तो सही कि हाँ वो कहीं ना कहीं हिस्सा है परिवारवाद का। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है और सभी जानते हैं कि जो बीजेपी का जो मेन टारगेट है और एलओपी का जो मेन टारगेट था, इसके माने यही है कि वो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला फैमिली पर टारगेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं उकसा भी रहे हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी नेता हैं उनको ये समझा रहे हैं कि आप पार्टी में, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत लोग हार्ड वर्कर है, बहुत लोग कमिटेड भी हैं, लेकिन उनको कभी प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो अंदरूनी कला है उसको और बढ़ावा देने की वो कोशिश कर रहे हैं और हवा दे रहे हैं। एक्चुअली में हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो है घी डाल रहे हैं, उस चिंगारी में घी डाल रहे हैं, उस आग में घी डाल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको पता ही है, जब से ये चार कैंडिडेट, जो चार लोगों ने राज्यसभा के लिए सपोर्ट किया है बीजेपी के कैंडिडेट सत शर्मा को राज्यसभा के लिए, उसमें कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट भी है, हो सकता है कोई बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कोई हो सकता है। लेकिन उसके बाद ही ये खदशा जाहिर किया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कुछ ठीक नहीं है। और आज भी सुनील शर्मा ने जब मेरे से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी खुद ही गिर जाएगी, हमें गिराने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस फैमिली रूल की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें भी उन्होंने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी ये एक राय दी कि भाई आप समझिए कि इसमें सिर्फ अब्दुल्ला फैमिली का ही कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, आपका कोई नंबर आने वाला नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं वो एक तरह से उकसाने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपकी जानकारी के लिए। आरएस पठानिया बीजेपी एमएलए और स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वहीं आकाश वर्मा एनसी स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, आपके पास ही आती हूँ सीधा। आपको क्या लगता है कि ये परिभाषा जो एलओपी ने समझाई है वो सही है? और उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया था कि परिवारवाद बीजेपी को अपने वाले से दिक्कत नहीं है, दूसरे वालों से दिक्कत है, राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कहीं भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई चीजें कही गई हो? क्योंकि उन्होंने साफ कहा, आपकी पार्टी में देखिए पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, अब आगे देखा जाता है कि उनके बेटे भी रैलियों में दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। क्या जवाब देंगे सर? सबसे पहले तो शुक्रिया प्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, एलओपी साहब, पहले भी बहुत बार हमने देखा कि बड़े
बेबुनियादी बातें करते हैं, बेतुके बयान देते हैं। आज इन्होंने एक परिभाषा जो ये समझा रहे थे परिवारवाद की या डायनास्टिक पॉलिटिक्स की, तो मैं आज सबसे पहले मैं एलओपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप जरा मुझे बताएंगे कि राजनाथ सिंह जो इतने बड़े नेता हैं, उनके बेटे पंकज सिंह जी वो एमएलए हैं नोएडा के। अगर मैं लेट वेटरन लीडर सुषमा स्वराज जी की बात मैं आ करूं, रही हूँ। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जी, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं न्यू दिल्ली से। अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो येदियुरप्पा फैमिली, एक बेटा मेंबर पार्लियामेंट, दूसरा बेटा बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो अनुराग ठाकुर जी जो मिनिस्टर हैं, और बेटे हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर धूमल साहब के। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब मिनिस्टर हैं, और उनके जो फादर थे माधवराव सिंधिया साहब, वो भी एक बड़े नॉन पॉलिटिकल फिगर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जितेंद्र सिंह जी जो 3 टाइम्स मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर, उनके ब्रदर देवेंद्र सिंह राणा साहब लेट जो हमारे ऑनरेबल एमएलए रहे। आज दिव्यानी राणा जी, उनकी बेटी को बाई पोल का इलेक्शन का टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक दोहरा चरित्र है, एक डुअल फेस पॉलिटिक्स जो है ये करते हैं, जिसका कोई बुनियाद नहीं है और बेतुके बयान देते हैं। मुझे लगता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है, ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। और लोग अब समझ बैठे हैं कि आज खास तौर पे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये कहते हैं कि सत शर्मा जी के बाद अब नया भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये कभी बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर इनके पास रोड मैप होता तो आज ठीक है। जम्मू में जो यहाँ पर जो बाढ़ आई उसके लिए इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं ठीक है आया गया आकाश, जो इनके। जी। जवाब ले लेते हैं पठानिया साहब से। बताइए सर, इन्होंने तो कहा है कि बेतुके बयान आप लोगों की तरफ से दे दिए जाते हैं, और परिभाषा तो हमने पूछी थी, इन्होंने भी बताई। अब आप इसकी सफाई कैसे देंगे? हालांकि जानते तो सब कुछ है किस तरीके से हम प्रदर्शित कर रहे थे उन बयानों को। जी प्रिया जी, सबसे पहले सारे आपके जो डायरेक्ट व्यूअर्स हैं, मेरी ओर से सबको नमस्कार। एक ज्वलंत विषय, और ये ज्वलंत विषय वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जो मेन प्लैंक था, देश के जो रिसोर्सेज हैं और देश की जो पॉलिटिकल पेल्फ्स हैं, चंद परिवारों के पास, कश्मीर में भी यही था कि चंद पॉलिटिकल परिवार थे, नौकरी भी उनकी लगती थी, बड़ी पोस्ट पे वो जाते थे, एमएलए भी वही बनते थे, एमएलए मुख्यमंत्री। और आप नेशनल लेवल पे भी अगर आप इस सीन को एग्जामिन करें, एड्रेस करें, तो नेशन में भी लालू जी का परिवार, पटनायक जी का परिवार, वहां स्टालिन करुणानिधि जी का परिवार, और आप आंध्र प्रदेश में देखें वहां भी परिवार। तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया जा रहा था। मेरे मित्र ने भी कुछ इंस्टेंसेस बताए हैं, कुछ जो नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के घर में को political है तो दूसरे आदमी को politics में जाए, that's not a crime। लेकिन आप पार्टी का या पार्टी में अपॉर्चुनिटीज के मौकों सिर्फ एक परिवार तक ही महदूद पठानिया रखें। सर, आपका थोड़ा सा हमें आवाज परिवार का डिस्टरबेंस आ रहा है सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। तब तक हम आकाश जी से बात करते हैं, आप इसे प्लीज ठीक कर लीजिए। ठीक है सर, आप अपना जवाब दीजिए जितनी बात आप उनकी सुन पाए। हालांकि देखिए, ये कहीं ना कहीं क्लियर है जिस तरीके से उन्होंने साफ किया है इस बात को कि परिवारवाद, ये जब सत शर्मा का उन्होंने नाम लिया कि हमें नहीं पता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन आपकी पार्टी में पहले से डिसाइडेड है कि कौन होने वाला है। आकाश जी। देखिए प्रिया जी, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और यहाँ पर जो भी सिलेक्शन होती है या नॉमिनेशन होती है या इलेक्शन होती है वो मेरिटोरियस बेसिस पे होती है। आज अगर आप अपनी नजर दौड़ाएं जम्मू कश्मीर में, तो मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ही ना करूं, अगर मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, तो आप मुझे बताइए आज उमर अब्दुल्ला साहब से ज्यादा मेरिटोरियस लीडर जम्मू कश्मीर में कौन है जिसकी एक्सपर्टीज भी रही हो, और जो पूरी स्टेट को जो वो भी एक ऐसी स्टेट जिसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो उसको चलाने का काम उमर अब्दुल्ला साहब ने किया। और ठीक है सर। अपना जो टेन्योर था, जहां पर जो
एक दौर से जम्मू कश्मीर गुजरता था 2008 से लेकर 14 तक। उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रूव किया कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी से भी सरकार चलाई जा सकती है। और अब भी अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से 2024 में एक बार दोबारा से एतमाद लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आकर रुका और लोगों ने फिर यकीन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप पे, तो आज फिर से एक साल के बाद जो जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहा था और पिछले 10 साल से जो लोग एक डिस्कनेक्शन फील कर रहे थे ग्राउंड लेवल से लेकर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तक, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको दोबारा से बहाल करने। पठानिया साहब का जवाब ले लेते हैं, उनका ऑडियो नहीं आ रहा था, वो जुड़ चुके हैं वापस हमारे साथ। जी पठानिया। जी बिल्कुल। जी, मैं आपको बता रहा था कि परिवारवाद एक दीमक है जिसने देश को, देश की राजनीति को, देश के प्रवाह को और देश में इक्वल अपॉर्चुनिटीज को अपने आप में एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में इस इश्यू को फ्लैग किया है। मेरे मित्र अभी इंस्टेंसेस बता रहे थे, आप कहीं भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या गूगल पे निकालेंगे तो ऐसे कटाक्ष, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे कंपैरिजन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा साफ और स्पष्ट है, वी शुड डिफरेंशिएट वन पार्ट कि किसी के परिवार में अगर कोई पॉलिटिक्स में, तो ऐसा नहीं, कोई जुर्म नहीं है उस परिवार से किसी दूसरे उसी पॉलिटिक्स में, उसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना कैरियर शुरू कर, दैट्स नॉट बैड। लेकिन आप पूरी पार्टी का लबोलबाब, आप पूरी पार्टी का फोकस, आप पूरी पार्टी का दायरा, पूरी पार्टी का विजन, पूरी पार्टी का एजेंडा एक परिवार तक ही सीमित रख दें, उसे परिवारवाद कहा जाता है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठाया गया तो मुझे बताइए कि आज तक आपने एक नाम नहीं लिया। अभी प्रिया जी, आपका थोड़ा नॉलेज अपडेट कर लूं, पहले शेख साहब, फिर शेख साहब के बाद शेख साहब के जमाई जीएम शाह साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, और अब अगली पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी है वहां पे पॉलिटिक्स पे आने के लिए तैयार है। तो हमारा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता कभी सपना ले सकता कि मैं कभी इस पार्टी का मुख्यमंत्री बनूंगा या इस पार्टी में मैं कभी पार्टी का प्रेसिडेंट कभी बनूंगा? तो अब आप कह रहे हैं कंपैरेटिव मेरिट, मुझे बताइए 77 में अब्दुल रहीम राठौड़ साहब सबसे पहले एमएलए बने हैं। मेरा ख्याल है उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त कहीं वो अटखेलियां खेल रहे हैं। माफ कीजिएगा पठानिया साहब, बीच में रोक रही हूँ, 2 लाइनों में अपनी बात पूरी कीजिए सर, समय हमारे पास थोड़ा कम है। जी, मैं स्पष्ट आप पे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर ने सफर किया है इन अपॉर्चुनिटीज की वजह से, इन माहौल की वजह से। जम्मू कश्मीर हैज बिकम ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। तो जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी कंपीट कर पाए, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो, हर एक आदमी अपनी बात करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस लीपा पोती में छोड़ के जो हमने सवाल एक पब्लिक, एक परसेप्शन में, पब्लिक व्यू में, पब्लिक परव्यू में रखा है, जनता के सामने रखा है, उस जनता में डिस्कशन करें, डिबेट करें, ना कि उसे निगेट करने का काम करें। ये सबके ध्यान में है कि उमर साहब के एक बेटे भी इस बार राज्यसभा की लाइन में थे। ये सबके ध्यान में है कि उमर साहब के बेटे एक बडगाम से लड़ना चाहिए, से औगा सईद रोला साहब ने ये शो क्रिएट किया। हाँ, तो ऐसे लोगों में घुटन तो है। क्यों मियां अल्ताफ साहब बार बार कह रहे हैं कि बोलने से पहले आपको सुनना समझना चाहिए? क्यों 7 लोग आपके निकल के बाहर चले गए? कहीं ना कहीं घुटन तो है। आपने बड़ी बड़ी गारंटियां जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, लेकिन आपकी सारी गारंटियां फेल। लेकिन आपने सिर्फ एक परिवार को इकट्ठा करने के अलावा और दिल्ली में एक परिवार के साथ दोस्ती बनाने के अलावा। ठीक है पठानिया साहब, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, समय सर इतना था, माफ कीजिएगा। आकाश जी अपनी बात पूरी कीजिए, 2 लाइनों में कीजिएगा सर। देखिए, हमारे माननीय एमएलए साहब आर एस पठानिया साहब मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने अभी एक उदाहरण देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब के बेटे जो है वो बडगाम से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो टिकट दिया गया वो एक ग्रास रूट वर्कर को दिया गया, जिसका एक इतिहास रहा है बडगाम की धरती से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं नगरोटा की बात करूं तो वहां पर टिकट दिया गया एक ऐसे कैंडिडेट को जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जो अपने इनके ग्रास रूट के वर्कर जो पिछले कई सालों से उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनको जो है साइडलाइन किया गया और टिकट दिया गया जो फॉरेन से हमारे पढ़कर कैंडिडेट आए, जिनको जमीनी सतह का ABCB भी नहीं पता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, समय इतना ही था, बात पूरी हो नहीं पाई। पहले भी ये जिस नाम को लेकर देवयानी राणा की बात वो कर रहे थे नगरोटा से, उसी को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आगे खबरें हम आपको विस्तार से दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण,
बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान केलमेगी की तबाही, 22 से ज्यादा की मौत, सड़कों पर गाड़ियां खिलौने की तरह बही। फिलीपींस में तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर लोगों का चलना हुआ दुभर, कई लोग बेघर हुए। इटली की राजधानी रोम में सदियों पुराना टावर आंशिक रूप और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किश्तवाड़ के छतरू में एनकाउंटर, आपको बता दें कि लगातार जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सील कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि सेना का एक जवान घायल हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान को गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल आतंकियों से मुठभेड़ में जो जवान घायल हुआ है उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लगातार युद्ध स्तर पर आतंकियों की तलाश जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले वाहन को तलाशी की जा रही है उसकी। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि जो टीवी स्क्रीन पर नीचे आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें पहले की है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? जी प्रिया, देखिए जिला किश्तवाड़ के नाइदगाम में एक एनकाउंटर आज अलग सुबह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान हुआ, जिसमें अभी तक हमारे पास ये इत्तला है कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान जो है, पैराट्रूपर्स का अग्निवीर जवान जो है वो इंजर्ड है। लेकिन उसके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरा हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपी हो, ट्रूपर्स, इंडियन आर्म ट्रूपर्स हो या हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है उन टेररिस्ट को वहां निकालने में। क्योंकि नेचुरल केव हैं, घने जंगलात हैं, डेंस फॉरेस्ट है, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अपने आप को बचा के ये ऑपरेशन कर रही है। और जितना घना जंगल है, जितना डेंस फॉरेस्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि उन मिलिटेंट्स को पिन पॉइंट किया जाए और उनको गन डाउन किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितने भी सराउंडिंग एरियाज हैं वहां कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है ताकि ये मिलिटेंट वहां भाग न सकें। क्योंकि आपने देखा था पास्ट में जो इनकाउंटर वहां हुए थे, जिसमें 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया था, टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद जो जैश का कमांडर, जैश मोहम्मद का कमांडर बताया जाता था सैफुल्ला, वहां पहले तो उसकी ये रिपोर्ट आ रही थी वो मार गिराया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो बताया गया है कि वो भाग निकलने में कामयाब हुआ है। आज ऐसा बताया जा रहा है कि उन टेररिस्ट को वहां राउंड अप किया हुआ है, होल्ड अप किया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आज उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा, उनको गन डाउन किया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह वहां चौको चौबंद है, पूरे इलाके को जो है घेरा हुआ है, जिस तरह से पूरे एरिया में जो है सर्च की जा रही है, उससे लग रहा है कि इन मिलिटेंट्स को जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी फिरदौस, कोई सूचना मिली है कि कितने आतंकी थे? जी देखिए प्रिया, जैश मोहम्मद की अगर बात की जाए 2 से 3 टेररिस्ट का बताया जा रहा है कि 2 से 3 टेररिस्ट वहां हाइड किए हुए हैं। उनको बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्स की कोशिशें जारी हैं। और मैं आपको बताऊं, एंटी टेरर ऑपरेशन सिर्फ किश्तवाड़ में जारी नहीं है बल्कि जिला डोडा के बहुत सारे जंगलात में भी जारी है। क्योंकि कुछ चंद टेररिस्ट जो सरहद अबूर पार करके इस साइड आए हुए हैं और बताया जाता है, क्योंकि हमने जो बहुत सारे इनकाउंटर्स कवर किए उसमें देखा गया कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज इनको फिर नेचुरल केव से निकाल के जो है इनको गन डाउन करते हैं, इनको मार गिराती है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक चैलेंज जरूर रहता है। दुश्वार गुजार रास्ते हैं, संगलात पहाड़ी हैं, डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव हैं, गार हैं, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना मुश्किल होता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जिस चतुराई से, जिस चालाकी से इनके पिन पॉइंट्स तक पहुंचती है, इनके 0 पॉइंट्स तक पहुंचती है, वो सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंचते हैं उसके बाद जो है एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और दोनों साइड से एक्सचेंज ऑफ फायर होने के बाद जो है उसके बाद, क्योंकि हमने पास में भी देखा बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान हमारे शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए, लेकिन उससे लड़ते लड़ते जो है बहुत सारे टेररिस्ट को जो भी उनको भी मार गिराया। और ऐसा आज लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। इन टेररिस्ट को जो हाइड आउट में छुपे हुए हैं इनको मार गिराने की सिक्योरिटी फोर्स पूरी कोशिश करेगी। ठीक है फिरदौस, जरा उसकी भी सूचना दे दीजिए। जो जवान हमारा घायल हुआ है फिलहाल उसकी स्थिति क्या है?
देखिए, जो जवान हमारा इंजर्ड है उसका कपिल कुमार नाम बताया जाता है। वो आईसीयू यूनिट जो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर है वहां भर्ती किया गया, उसको वहां से लाया गया और बाई एयर लिफ्ट किया गया उधमपुर के लिए। इस वक्त वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है और खतरे से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि लेफ्ट राइट में लेफ्ट साइड में उसकी जो है गन शूट लगी हुई है और बताया जाता है वो बिल्कुल सेफ हैं और उसका इलाज मुआवजा वहां चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब अज़म किया हुआ है, वादा किया हुआ है कि इन जो भी ये टेररिस्ट यहाँ घुसे हुए हैं, इन जंगलाती इलाकों में घुसे हुए हैं, इनको जरूर जल्द मार गिराया जाएगा और इस एरिया को साफ किया जाएगा। क्या कुछ संदिग्ध गतिविधि या कोई सामान भी वहां से बरामद किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई हाइड आउट बस्ट किया है या कोई सामान पकड़ा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जरूर हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल उस पूरे एरिया को जो है, उस पूरा एरिया का चप्पा चप्पा जो है वहां छानना, जो भी एग्जिट पॉइंट है, एंट्रेंस पॉइंट है, उन पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जो चेकिंग है उसको बढ़ा दिया गया और री एनफोर्समेंट वहां ली गई है। हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है, हाईटेक मशीनरी का यूज किया जा रहा है ताकि ये टेररिस्ट जो है वहां से ना भाग सके। आपने देखा कि 2024 में 2025 में इस एरिया में लगभग चाहे वो गुरीनाला का एरिया हो, चाहे वो नाइदगाम का एरिया हो, छात्रों का एरिया हो, सिंगपुरा का एरिया हो, उसमें लगभग 20 से 25 एनकाउंटर अभी तक हुए, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ज्यादा कामयाबी भी मिली और आज भी उम्मीद की जाती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द अज जल्द इन टेररिस्ट को मार गिराए और इस एरिया को क्लीन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है राहुल गांधी के बयान पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने, आपको बता दें कि सवाल उठाए हैं। राहुल के सेना को जातिगत बहस में घसीटने से निराश हूं। सेना की एकमात्र जाति देशभक्ति, साहस और बलिदान है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश की सिर्फ 10% आबादी ने नियंत्रण में है भारतीय सेना। तो इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा, राहुल के सेना को जातिगत बहस में घसीटने से बेहद निराश हूं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अक्सर राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और एक बार फिर से ऐसे बयान से मैं निराश हूं। सेना की एकमात्र जाति है। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी सेना जो तैनात रहती है केवल देशभक्ति के लिए, साहस और बलिदान, सिर्फ यही सेना का मकसद है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि देश की सिर्फ 10% आबादी ने, सिर्फ 10% आबादी में भारतीय सेना नियंत्रण में है। तो इसी को लेकर यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाते हुए राहुल पर कहा कि बेहद निराश हो राहुल गांधी, नेता विपक्ष जो हैं उनके इस तरह के बयानों से। इसी के साथ